छत्तीसगढ़ के गृह मंत्री विजय शर्मा ने नक्सली संगठन की शांति वार्ता और राज्य में चल रहे शराब घोटाले मामले पर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि नक्सली आम नागरिकों की हत्या बंद करें और प्लांट किए गए आईईडी को तुरंत हटाएं। गृह मंत्री ने बताया कि नक्सलियों की ओर से प्राप्त पहला पत्र पुलिस ब्यूरो के सदस्य का है, जबकि दूसरा पत्र जूनियर कैडर का है और ये तेलंगाना से आया है। शराब घोटाले को लेकर ईडी की जांच में सामने आए खुलासे पर विजय शर्मा ने प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि पूर्व कांग्रेस ने प्रशासन पर दबाव डाला और कई अच्छे अधिकारी फंस गए। उन्होंने कहा कि अभी रोज नई नई कथाएं सामने आएंगी। ये सच्चाई है कि जांच में कई बातें सामने आ रही हैं। शराब व्यापार में बाहरी लोगों को भी संरक्षण दिया गया। मैं आपके माध्यम से और सारे ही मीडिया के माध्यम से उनसे पहली अपील करता हूं कि उनको सिविलियन किलिंग्स बंद करना चाहिए। कल परसों भी किया और उसके पहले भी किया। उनको आईडी हटा लिया ये कहना चाहिए। और अगर सब कुछ मिलकर तैयार है तो कोई बात हो सकती है, पहले ये तो करें भाई। लेकिन अब दो फंड में बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं तेलंगाना और ये जो पहला पत्र आया था वो छत्तीसगढ़ में सक्रिय ऐसे पॉलिट ब्यूरो मेंबर का है, और जो दूसरा पत्र आया है वो ईडी की जांच है। ईडी वाले बताएंगे। मैं भी पढ़ा हूँ, जैसा सुना हूँ इस विषय को, ऐसा ऐसा हुआ है करके। देखिए, भयंकरतम शराब घोटाला हुआ है ये तो सब जानते हैं, और पूरा तंत्र ही शराब घोटाले में लगा था यह भी आप जानते हैं। कोयला घोटाला भयंकरतम हुआ है वह भी आप जानते हैं। पूरा तंत्र मतलब प्रशासन और पुलिस भी सब कुछ उसमें झोंक दिया गया था, ये आप जानते हैं। अब ऐसे में ऐसे नई नई कथाएं जो रोज़ आएंगी वो गलत नहीं है, वो उसमें कहीं ना कहीं सच्चाई है, तब तो वो जांच में सामने आ रही हैं बातें। मैं तो कह रहा हूँ ना, वो सरकार पिछली ऐसी चली है जिसके आवेग में, जिसके दबाव में, जिसके कारण अनेक अच्छे अधिकारी भी फंस के रह गए। उनको कुछ करना पड़ा, थोड़ा सा वो करना पड़ा तो वो गए, वो परेशान हो गए। अभी भी बहुत से ऐसे अधिकारी जिनका स्पष्टता से सब कुछ दिखता है। तो यह है कि पूरे प्रशासन को झोंका गया था, पूरी व्यवस्थाओं को झोंका गया था। ऐसे लोग जो बाहर से लोगों को ला करके नशे का व्यापार यहाँ करते थे, उनको प्रश्रय दिया गया था। ये सब कुछ हुआ था और किया जो गया है। कोई कहे कि उन पर कार्यवाही होनी चाहिए तो मैं पहले ही कह देता हूं कि जरूर होगी। दुर्ग जिले के थाना कुम्हारी क्षेत्र में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने महाराष्ट्र से गुजर रही 2 स्कॉर्पियो गाड़ियों से कुल 6 करोड़ 40 लाख रुपए नकद बरामद किए हैं। गाड़ियों में सवार 4 लोगों को हिरासत में लिया गया है और उनसे पूछताछ जारी है। पुलिस ने मामले की सूचना इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को भी दी है। पुलिस अधिकारियों के अनुसार बरामद रकम और हिरासत में लिए गए लोगों की जांच से पूरे मामले की गहराई से सामने आएगी। रायपुर जिला एनएसयूआई ने सुंदरनगर स्थित गजानंद इंस्टीट्यूट में विरोध प्रदर्शन कर तालाबंदी की। एनएसयूआई अध्यक्ष प्रशांत गोस्वामी ने आरोप लगाया कि इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर जगदीश बांधव छात्रों से मोटी रकम लेकर डिग्री बेच रहे थे। छात्रों की शिकायत पर एनएसयूआई ने कहा कि डायरेक्टर ने पहले 1 लाख रुपए लिए थे, जिन्हें 50-50 हजार रुपए में लौटाने की बात कही गई थी, लेकिन लगातार डराने धमकाने का प्रयास किया जा रहा था। इस मामले की शिकायत डीडी नगर थाने में भी दर्ज कराई गई है। प्रशांत गोस्वामी ने चेतावनी दी है कि रायपुर में फर्जी डिग्री बेचने वाली किसी भी संस्था को एनएसयूआई कतई बर्दाश्त नहीं करेगी और उन्हें बंद कराने के लिए आवश्यक कदम उठाएगी। जिला एनएसयूआई द्वारा गजानंद इंस्टीट्यूट में तालाबंदी की गई। हमारे साथी शिवेंद्र के साथ इंस्टीट्यूट के द्वारा 1 लाख रुपए की रकम लेकर के डिग्री बेचने का काम किया जा रहा था। हमने एनएसयूआई ने मांग की कि आप उनको 2 आसान किस्तों में 50-50 हजार की आसान किस्तों में उनका पैसा वापस कर दीजिए। लेकिन जगदीश बांधव जो इंस्टीट्यूट का डायरेक्टर है, उसका कहना था कि आप लोगों को जो करते बन रहा है वो कर लीजिए। इसके विरोध में आज हमने रायपुर जिला एनएसयूआई के समस्त कार्यकर्ता डीडी नगर थाने आए हुए हैं। इससे पहले हम उनके इंस्टीट्यूट भी गए थे। इंस्टीट्यूट में भी हमने तालाबंदी की और जब तक इंस्टीट्यूट इस तरीके का अवैध काम करते रहेगा, रायपुर जिला एनएसयूआई इसका पुरजोर विरोध करेगी। एनएसयूआई जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, एनएसयूआई जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने मतदाता सूची पुनरीक्षण एसआईआर को लेकर सरकार और निर्वाचन आयोग पर गंभीर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि कार्यक्रम की सूचना विपक्षी दलों को नहीं दी गई है, जबकि नियमानुसार राजनीतिक दलों को जानकारी और चर्चा में शामिल करना चाहिए। बैज ने महतारी वंदन योजना में 3 माह से 40% महिलाओं को राशि न मिलने, इनाम काटे जाने और किसानों को खाद व यूरिया के अभाव से जूझने के मुद्दे उठाए।
उन्होंने आरोप लगाया कि कालाबाजारी के चलते किसान महंगे दामों पर खाद खरीदने मजबूर हैं। छत्तीसगढ़ की आत्मसमर्पण और पुनर्वास नीति का लाभ उठाकर नक्सली अब जो समाज की मुख्य धारा से जुड़ रहे हैं। गरियाबंद जिले में हाल ही में महिला पुरुष समेत 6 नक्सलियों ने हथियार छोड़ आत्मनिर्भरता की राह पकड़ी है। लाइवली वुड कॉलेज में ये सभी अपने रुचि अनुसार विभिन्न ट्रेंडों जैसे सिलाई, बुनाई, कढ़ाई, सुपरमार्केट प्रबंधन, ड्राइविंग और प्लम्बिंग का परीक्षण ले रहे हैं। उन्हें हर महीने 10,000 रुपए स्टाइपेंड भी दिया जाएगा। जनवरी से अब तक गरियाबंद में 28 नक्सली मुठभेड़ में मारे गए और 27 ने आत्मसमर्पण किया है। हाल ही में 8 लाख की इनामी महिला नक्सली झांसी ने भी सरेंडर कर समाज में नई जिंदगी की शुरुआत की है। पूरे प्रदेश में चुनाव आयोग SIR का काम शुरू करने जा रही है, लेकिन SIR का काम शुरू करने से पहले बाकायदा सभी राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों को बुलाना चाहिए, उनके साथ बैठकें करना चाहिए और उनके साथ विचार विमर्श करना चाहिए कि SIR में चुनाव आयोग क्या क्या करने जा रही है। अभी तक बिल्कुल भी ऐसा नहीं हुआ है। हम सिर्फ समाचार पत्रों के माध्यम से ही हम लोग सुन रहे हैं। क्या SIR विधानसभा चुनाव के मतदाता सूची को लेकर करेगी? क्या SIR लोकसभा के मतदाता सूची को आधार बनाकर करेगी क्या, या फिर नगरीय निकाय या पंचायत चुनाव को लेकर उनको आधार बनाकर करेगी? ये सबसे बड़ा सवाल है। इसलिए कि किसको आधार मानकर मतदाता सूची का आधार मानकर चुनाव आयोग SIR करने जा रही है, ये स्पष्ट करना चाहिए। साथ ही सभी राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों को बुलाकर मीटिंग बैठकें करना चाहिए, ताकि हम चाहते हैं कि पारदर्शी रूप से किसी का नाम जोड़ना है या फिर किसी का नाम को काटना है, पारदर्शी और ईमानदारी रूप से करना चाहिए, ना कि कर्नाटक और बिहार, महाराष्ट्र जैसे इस तरह की गड़बड़ियां न हो, इसको रोकी जा सके। इसके पक्ष में हम लोग भी हैं, लेकिन SIR पूरी तरह से पारदर्शी होनी चाहिए। दूसरी चीज, पूरे प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बड़े दावे के साथ घोषणा की थी कि हम मैतारी बंधन का प्रदेश के सभी शादीशुदा माता बहनों को हम लाभ देंगे, लेकिन पिछले 3 महीने से सिर्फ 60% महिलाओं को महतारी बंधन का लाभ मिला है, 40% महिलाओं को आज भी नहीं मिला पिछले 3 महीने से। और साथ ही जिन महिलाओं को पिछले 14 महीने से महतारी बंधन का लाभ मिल रहा था, उनको भी अभी अपात्र घोषित किया है। और खासकर बस्तर जैसे जिला के 4 जिलों को लगभग 4000 से अधिक वहां की माता बहनों को महतारी बंधन जिनको मिल रहा था, उसको इस सरकार ने काटने का काम किया है। और अब नए सिरे से फिर उसको परीक्षण करने का काम ये सरकार शुरू करने वाली, ताकि जितने भी महिलाओं को महतारी बंधन का लाभ मिल रहा है उनको फिर से षड्यंत्र पूर्वक काटा जा सके और बहुत से ऐसे नियम कानून को सामने लाकर उनको अपात्र किया जा सके। ये सरकार प्रदेश की माता बहनों के लिए महतारी बंधन के नाम से फिर से नाम काटने का बड़ा षड्यंत्र कर रही है। उसी तरह से हम पिछले लगातार बोल रहे हैं कि प्रदेश में आज भी DAP की पूरी तरह से कमी हो गई, यूरिया भी अभी तक नहीं मिल पा रहा है, उपलब्ध नहीं है सरकार के पास, सोसाइटियों के पास। आज भी किसान मजबूर है कि 260-65 रुपए का यूरिया 1000-1200 में खरीदने के लिए। तो इस तरह से अब धान का लगभग बाली आना शुरू हो गया है। तो इस समय भी अगर यूरिया नहीं मिलेगा तो फिर किसान का धान जो पैदावार होना था वो नहीं हो पाएगा, क्योंकि ये किसान लोग के ये
जो धान निकलने का सीजन भी निकल रहा है, इस तरह से फिर से छत्तीसगढ़ की भारतीय जनता पार्टी की सरकार किसानों को यूरिया और डीएपी के नाम से छलने का काम किया है, ताकि किसानों को धान उत्पादन कम हो और उन्हें धान कम खरीदना पड़े। इस तरह से अब पूरे प्रदेश में लगभग 35 लाख से अधिक किसान हैं, लेकिन केंद्र सरकार किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत सिर्फ 25 से 26 लाख किसानों को ही किसान सम्मान निधि दे रही है और लगभग 10 लाख से अधिक किसानों को किसान सम्मान निधि नहीं दे पा रही है। कहीं ना कहीं यहाँ पे भी किसान सम्मान निधि के नाम से भी छत्तीसगढ़ के किसानों के साथ ये डबल इंजन की सरकार भेदभावपूर्ण काम कर रही है और किसानों को जो लाभ मिलना चाहिए वो लाभ नहीं मिल पा रहा है। और इसी के साथ जिस तरह से कल हमारे यूथ कांग्रेस और कुछ एनएसवाई के हमारे अध्यक्ष सहित लगभग 1 दर्जन यूथ और एनएसवाई के हमारे कार्यकर्ताओं के ऊपर इस सरकार ने एट्रोसिटी के अंतर्गत नॉन बेलेबल धारा लगाकर मुकदमा दर्ज किया है। इसका कांग्रेस पार्टी विरोध करती है, इसलिए क्योंकि ये लोग बस्तर ओलंपिक के नाम से जो ट्रैक सूट खरीदी घोटाला हुआ है उसके लिए खेल विभाग में गए। वहां के अधिकारी से उन्होंने बकायदा अनुमति मांगी अंदर जाने का और ज्ञापन, इसको जांच करने के लिए ज्ञापन उन्होंने देने के लिए आग्रह किया, लेकिन उस अधिकारी ने ज्ञापन तक नहीं लिया, उल्टा उनके साथ गलत बर्ताव किया और कहा कि आप जाओ खेल मंत्री के पास, उनको ज्ञापन दो, जाओ मुख्यमंत्री के पास, उनको ज्ञापन दो। इस तरह से उल्टा उनके साथ गलत बर्ताव कर पीछे दरवाजे से नंगे पैर निकलकर वहां से भाग गई और लगातार ज्ञापन लेने के लिए हमारे कार्यकर्ता निवेदन करते रहे, आप नहीं तो दूसरे कर वहां के उसके नीचे अधिकारी से भी ज्ञापन लीजिए, लेकिन अधिकारी ने ज्ञापन नहीं लिया और एट्रोसिटी का मामला दर्ज किया गया। क्या उस कुर्सी में बैठे वाली कोई अधिकारी एट्रोसिटी कैसे लगा सकती है? क्या उनके पास गलत बर्ताव का कोई वीडियो फुटेज है क्या? क्या हमारे कार्यकर्ताओं ने उनके साथ गाली गलौज किया? क्या धक्का मुक्की की है क्या? क्या हमारे कार्यकर्ता उनके साथ गलत बर्ताव किया? हमारे कार्यकर्ता समझते हैं इस चीज को। लेकिन अगर इस तरह से अगर कोई अधिकारी अगर अपने पद का दुरुपयोग करे तो फिर मुख्यमंत्री को कोई आरोप भी नहीं लगा पाएगा कि मुख्यमंत्री के विभाग में, मुख्यमंत्री के सरकार में 32,000 में जग मिल रहा है, मुख्यमंत्री के सरकार में 1 लाख का टीवी, 1.5 लाख का टीवी 10 लाख में बिक रहा है, 50-60 हजार का रोटी बनाने का मशीन 8 लाख में खरीदी हो रहा है, 100 रुपए का चप्पल 1300 में खरीदी हो रहा है। मतलब इस सरकार, इस मुख्यमंत्री की, इस विष्णुदेव साय सरकार में खुलेआम भ्रष्टाचार है। तो अगर मुख्यमंत्री आदिवासी है, अगर फिर ऐसी प्रचलन रहेगा तो मुख्यमंत्री आदिवासी है, उसके नाम से कोई तो आरोप भी नहीं लगा पाए, पर सबको एट्रोसिटी लग जाएगा। मतलब कुल मिलाकर सरकार की बस्तर ओलंपिक के नाम से भ्रष्टाचार खुलेआम किया है और उसको दबाने के लिए इस तरह के हमारे कार्यकर्ताओं पर मुकदमा दर्ज करना गलत है। हम उसका खुलकर विरोध करते हैं और निश्चित रूप से पूरी पार्टी उन कार्यकर्ताओं के साथ खड़ी है। और मैं पूछना चाहता हूं, कौन है वो सप्लायर जो बस्तर ओलंपिक के नाम से वहां के आदिवासी बच्चों का ट्रैक सूट खरीदी में, जो 1400 का ट्रैक सूट लगभग 2500 रुपए में खरीदी की है, कौन है वो लुनिया, जो ठेकेदार, कौन उसको फायदा पहुंचा रहा है? अधिकारी फायदा पहुंचा रहा है
या फिर मंत्री फायदा पहुंचा रहा है, इसका खुलासा सरकार को करना चाहिए। क्या लुनिया को बचाने के लिए इस तरह मुकदमा तो नहीं? फिर भी पूछ रहा हूं मैं, कौन है वो लुनिया? कौन है वो सप्लायर जो हमारे कार्यकर्ताओं को अपने आप को बचाने के लिए, उसको बचाने के लिए हमारे कार्यकर्ताओं के ऊपर मुकदमा दर्ज सरकार कर रही है? बर्दाश्त नहीं करेंगे। छत्तीसगढ़ की आत्मसमर्पण और पुनर्वास नीति का लाभ उठाकर नक्सली अब जो समाज की मुख्य धारा से जुड़ रहे हैं। गरियाबंद जिले में हाल ही में महिला पुरुष समेत 6 नक्सलियों ने हथियार छोड़ आत्मनिर्भरता की राह पकड़ी है। लाइवली वुड कॉलेज में ये सभी अपने रुचि अनुसार विभिन्न ट्रेंडों जैसे सिलाई, बुनाई, कढ़ाई, सुपरमार्केट प्रबंधन, ड्राइविंग और प्लम्बिंग का परीक्षण ले रहे हैं। उन्हें हर महीने 10,000 रुपए स्टाइपेंड भी दिया जाएगा। जनवरी से अब तक गरियाबंद में 28 नक्सली मुठभेड़ में मारे गए और 27 ने आत्मसमर्पण किया है। हाल ही में 8 लाख की इनामी महिला नक्सली झांसी ने भी सरेंडर कर समाज में नई जिंदगी की शुरुआत की है। जैसे सरकार की जो नक्सल पुनर्वास और आत्मसमर्पण नीति है, उसके तहत जो भी आत्मसमर्पण करता है उनको अलग अलग ट्रेड में ट्रेनिंग देने का प्रावधान है। इसमें लाइवलीहुड कॉलेज की मदद से कुल 6 आत्मसमर्पित नक्सलियों का अभी ट्रेनिंग चलाया जा रहा है, जो विभिन्न जैसे उनकी रुचि है उस हिसाब से ट्रेनिंग कर रहे हैं। कुछ महिला जो सदस्य थे नक्सली के, उन्होंने आत्मसमर्पण किया है, वो सिलाई मशीन की ट्रेनिंग कर रहे हैं। कुछ पुरुष आत्मसमर्पित है, वो लोग वाहन चालक का ट्रेनिंग कर रहे हैं। इस तरह अलग अलग अपनी रुचि के हिसाब से लोग ट्रेनिंग कर रहे हैं। फिर भविष्य में जिस तरह से ट्रेनिंग के बाद उनको उस क्षेत्र में काम भी करेंगे और नीति के तहत उनको 10,000 रुपये महीना जो स्टाइपेंड दिया जाता है वो भी इस ट्रेनिंग के तहत दिया भी जाता है। जी, जिसमें 4 महिलाएं हैं और 2 पुरुष आत्मसमर्पित नक्सली हैं। एक जो है जल वितरण संचालक प्लम्बिंग की बैच है, उसमें वो ट्रेनिंग ले रहा है। उसमें उसको बेसिक हम लोग इलेक्ट्रीशियन, प्लम्बर और मेशन तीनों काम सिखा रहे हैं, ताकि कभी भी पुलिस विभाग में या तो फिर उनके द्वारा कोई प्लम्बिंग का काम स्टार्ट करना हो, स्वरोजगार स्टार्ट करना हो तो वो कर सकते हैं। और दूसरे एक और आत्मसमर्पित नक्सली हैं, उनका इंटरेस्ट था कि हम टैक्सी ड्राइवर सीखेंगे। तो एक ड्राइविंग का कोर्स होता है। हमारे पास एक व्हीकल है जिसमें डबल गियर, डबल क्लच वाली व्हीकल है, तो हमारे ट्रेनर के द्वारा उनको टैक्सी ड्राइविंग की ट्रेनिंग दी जा रही है, जिससे वो भी पुलिस विभाग या आम आदमी की तरह किसी सामान्य में किसी बस चला सकते हैं, ऑटो चला सकते हैं और अपना जीविकोपार्जन कर सकते हैं। तो स्वरोजगार वाले पे आधारित ये दोनों कोर्सेज हैं। और जो 4 महिला नक्सली हैं उनको हम डिटेल की ट्रेनिंग दे रहे हैं। उसके साथ ही साथ उनको सिलाई मशीन भी सिखा रहे हैं, क्योंकि उनका इंटरेस्ट सिलाई मशीन में था। 2 जो नक्सली हैं जो मई में जिन्होंने सरेंडर किया था, वो लगातार 45 दिन आई और मैंने उनके में इतना पॉजिटिव चेंज देखा। वो हमारे जो 30 बच्चों के साथ इतना घुल मिल गई। और अगर आप उनका हाव भाव देखेंगे, उनका आना जाना देखेंगे, तो आप बता नहीं पाएंगे कि ये 15 साल जंगल में रह के आई है। तो इस प्रकार से कलेक्टर सर और एसपी सर के द्वारा काफी अच्छा काम किया जा रहा है। ये बहुत ही जल्दी ग्रेस्प करते हैं चीजों को। जैसे कि हमारी ट्रेनिंग स्टार्ट होती है, सबसे पहले हम लोग सॉफ्ट स्किल सिखाते हैं। उसमें उनको कपड़ा कैसे पहनना है, बाल कैसे बनाने हैं और ग्रीटिंग्स कैसे करनी है, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून। तो वो सभी चीजें काफी जल्दी कैप्चर करते हैं। और आप 1 महीने में भी आपने मिला भी होगा, आपने देखा है कितना ड्रास्टिक चेंज आया है उनके बात करने के तरीके में, बैठने उठने के तरीके में। और वो अपने आप को अब प्रस्तुत कर पा रही है सामने, और अपने आप को रोजगार से जोड़ने के लिए भी वो काफी उत्सुक हैं। गई है जिस हिसाब से वो अपना टेलरिंग काम शुरू करें या रिटेल काम शुरू करें, और जो प्लम्बिंग का काम ले रहा है वो प्लम्बर का पूरा काम करे पुलिस विभाग का, या अपना पर्सनल टैक्सी ड्राइवर वाला भी ड्राइविंग में कहीं संलग्न हो जाएगा, ऐसा तो आशा है।